गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों। आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। द स्टडी विथ विजन चैनल पर आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। और थोड़ी सी दोस्तों हमें आपसे कहनी है कि पिछले 2 से 3 दिन जो आपका गैपिंग जो पाया गया उसके लिए मैं खेद हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। चूंकि हमारी स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं थी प्यारे मित्र, इसके वजह से जो है आपके वीडियो समय पर जो है बीच में जो है 3 दिन उपलब्ध नहीं मैंने करा पाया। और आज से मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो है लगातार जो है फिर से मैं जो है ज्योग्राफी की वीडियो को जो है मैं क्रमबद्ध तरीके से, जैसे आपको विगत लगभग 30 दिनों तक लगातार चला, जिसमें से हम लोग जो है एक एक टॉपिक को देखा था, उसी में जो है हम लोग अब आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे। जो पिछले हमारे टॉपिक थे, छूटे हुए थे, हम लोग पढ़ रहे थे प्यारे मित्र नदी को थोड़ी सी हम लोग समझेंगे कि नदी में हमने क्या पढ़ा पिछले लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ा प्यारे मित्र? तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि नदी के स्वरूप को पढ़ा और नदी की जो है चीजों को पढ़ रहे थे। इसके बाद आप देखेंगे क्या यहाँ पे जो उत्तरी भारत के नदियां अर्थात हिमालय की नदी को देखा। हिमालय की नदी को प्यारे मित्र उसको हमने 3 टॉपिक में कवर करने का प्रयास किया। 3 टॉपिक में, जिसे हमारी सबसे पश्चिम को हम सिंधु नदी तंत्र, बीच में जो है हमारी गंगा नदी तंत्र और इसके सबसे पूर्व में जो थी हमारे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन 3 प्रमुख तंत्र तथा इनकी सहायक नदियों के माध्यम से जो है उत्तर भारत के नदियों को कवर करने का प्रयास किया। अब हमारी बारी है दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में जो है एक एक नदी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जहां से हमारे जो है एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो हमारी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं प्यारे मित्र। थोड़ी सी यहाँ पे विशेषता क्या है और थोड़ा सा उसमें अंतर क्या है, हिमालय नदी के तुलना में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है में उचावच और जो है यहाँ पे संरचना के आधार पर इन नदियों में क्या विभेदीकरण पाई जा रही है, क्या अंतर है, उसको आज हम लोग जो है टॉपिक के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार, जो कि मैंने बताया था कि यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और यह जो है अफ्रीका महाद्वीप से टूटने के क्रम में इसका एक अनियमित त्रिभुजाकार रूप में भारत में विस्तृत है। और इसी के क्रम में जो है इसका नामकरण जो है सबसे पुराना क्या है, गोंडवाना लैंड। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की भांति थी, एक सामान्य भूमि से उठा हुआ भाग हमारा क्या आता है, पठार होता है प्यारे मित्र। पठारी भाग को मैंने देखा, पठारी भाग में यहाँ थोड़ी सी अंतर मैं बता दूं कि हिमालयी नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपेक्षाकृत बहुत पुरानी नदियां हैं, क्योंकि इसका निर्माण उस समय से है जिस समय हमारी गोंडवाना लैंड की जो है भूमि हुआ करती है। यहाँ पे हमने देखेंगे कि जो है इसका सबसे प्राचीन होने के साथ साथ जो है इसमें जो है नदियों के जो ढाल जो है यहाँ की उचावच के आधार पर निर्धारित होती है। हमने यहाँ पे पढ़ा क्या, पश्चिमी घाट पर्वतमाला, और यहाँ पे हमने जो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला के साथ साथ जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जो है उत्तर का भाग जो ढाल था हमारे भूभाग का, वो जो है उत्तर दिशा की ओर थी, और यहाँ से जो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला से जो है इसका ढाल जो है पूरब की ओर है, और यानी कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला के जो है पश्चिम से ढाल जो है वो पश्चिम की ओर है। तो इसके आधार पर नदियों का भी जो है जल प्रवाह होगी। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से जो अधिकांश जो है यानी कि जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से जो नदियां निकल रही थी वो निकल कर उत्तर के क्षेत्र में प्रवाहित होती हुई गंगा में जाकर मिल जा रही थी। जैसे यहाँ पे हमारी देख रहे थे, यहाँ पे हमारी चंबल थी, इसके बाद जो है सिंध था, बेतवा था, टोंस था और सोन प्रमुख नदियां थी। इसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ से जो प्रमुख नदियां निकलेगी इसका धारा का प्रवाह जो है पश्चिम से पूरब दिशा की ओर होगा और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। यहाँ से पश्चिमी घाट से जो निकलेगी पश्चिम से, इसका प्रवाह जो है पश्चिम की ओर होगा और इसका धारा का प्रवाह बहुत तीव्र होगा, और अपेक्षाकृत इन नदियों की तुलना में ये नदियां जो होगी काफी छोटी नदियां होगी। अब थोड़ी सी मैं विशेषता पे 2 मिनट चर्चा कर रहा हूं।
प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अपेक्षाकृत पुरानी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है एक सुनियोजित मार्ग में बहती है। सुनियोजित मार्ग में बहने के साथ साथ जो है ये पत्थर को जो है काट कर जो है समुद्र के तल को प्राप्त कर चुका है, अर्थात जो है समुद्र के बेस को प्राप्त कर चुका है। ये नदी जो है हिमालयी नदी की तुलना, मैदानी नदी की तुलना में जो है यह विसर्प नहीं करती है, सांप के समान जो है ये टेढ़े मेढ़े नहीं चलती है। और जो नदियां सांप के समान टेढ़े मेढ़े विसर्प करती है वो नदी मार्ग बदल लेती है, और मार्ग बदलने से बाढ़ का संकेत होता है। जैसे बिहार में आपने देखा सोन नदी और असम में आपने देखा ब्रह्मपुत्र नदी को। यही कारण है कि ये नदियां हमारी जो है सुनिश्चित यानी कि एक सुनियोजित मार्ग में प्रवाहित होती है, और सुनियोजित मार्ग में प्रवाहित होने के साथ साथ जो है ये मार्ग नहीं बदलती है, जिसके कारण जो है बाढ़ आने की संकेत इन नदियों से नहीं होता है। हिमालय नदियां की जो थी जल की स्रोत दो प्रमुख थी, एक वर्षा जल था और एक जो है बर्फ भी था। जब गर्मी के समय में बर्फ पिघल रहे थे तो हिमालय नदियां का जो है जल का स्रोत मिल रहा था, जबकि ये नदियां वर्षवाहिनी नहीं है, यानी कि जो है सालों भर ये प्रवाहित नहीं होती है। वर्षा पर आधारित नदियां हैं, वर्षा होती है तो ये नदी को जल मिलता है, अन्यथा गर्मी ग्रीष्म ऋतु में जो है ये सूख जाती है। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि जो है वे वर्षवाहिनी नदियां नहीं। यदि आप दक्षिण भारत में रहते होंगे यानी कि प्रायद्वीपीय पठार में यदि आप रहते होंगे तो आपकी नदियां गर्मियों के दिन में सूख जाती होगी। परीक्षा के आइकॉन से सबसे महत्वपूर्ण जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनको पढ़ेंगे, और नदियों की नदियां ये सहायक नदियां होती है, वो सारी जो है बड़ी नदियां अपनी छोटी नदियों को के साथ साथ जो है अपने जल को जो है बंगाल की खाड़ी हो या फिर जो है आपका अरब सागर हो, अर्थात समंदर में जल को विसर्जित कर देती है। अब जो है हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्यारे मित्र, तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अर्थात जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो टॉपिक आज का जो होने जा रहा है तो प्रायद्वीपीय भारत की जो है देखेंगे तो जो है दो प्रमुख इसकी शाखा हो जाती है प्यारे मित्र। मैं आपको बता दूं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, यानी कि जो है मैं आपको बता दूं कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जो है क्या क्या यहाँ पे बनेगी हमारी, देख लेंगे। प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां को जो है प्यारे मित्र इसको हम कितने पार्ट में बांटते हैं, तो हम इसे जो है दो पार्ट में बांटते हैं। इसे हम देखेंगे तो कितने पार्ट में बांटेंगे, तो इसे दो पार्ट में बांटेंगे प्यारे मित्र। एक हमारी जो हो जाएगी जिसमें से हम देखेंगे तो एक जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और दूसरी हो जाएगी प्यारे मित्र वो हो जाएगी अरब सागर। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, यानी कि जो है प्रायद्वीपीय भारत से जो है दो प्रमुख स्रोत है, एक बंगाल की खाड़ी में गिरती है और दूसरी जो है अरब सागर में गिरती है। तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों पर चर्चा करने वाले। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्यारे मित्र हमारा जो है सबसे उत्तर में हमारा क्या यहाँ पे जो है इस डायरेक्शन के अनुसार देखेंगे उत्तर, और इस डायरेक्शन के अनुसार से देखेंगे हमारी दक्षिण। इस डायरेक्शन से देखेंगे तो पूरब, और इस डायरेक्शन से देखेंगे तो ये हमारी भाग पश्चिम हो जाती है, लेकिन हम इसको उत्तर पूरब कहेंगे, ये हमारी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। इसके बाद हम चलेंगे सबसे ऊपर में जो मैंने रेड कलर से पढ़ाया है, ये हमने जो है हिमालय नदी तंत्र में इसको शामिल कर लिया है। जो ये हमारी जो प्रमुख नदी है इसको हम क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गंगा। ये हमारी कौन सी नदी थी प्यारे मित्र, ये हमारी सोन नदी थी।
जो अमरकंटक की चोटी से मिल निकल कर जो है ये जो है पटना जिले में जाकर जो है गंगा से मिल जा रही थी। हम इसकी बात करेंगे तो इसको हम क्या कह रहे थे, हुगली कह रहे थे। ये हमारी क्या थी, हुगली थी। और इसको हम क्या कह रहे थे, दामोदर। हुगली की सबसे प्रमुख सहायक नदी थी। ये हमारी जमुना थी, ये हमारी मेघना थी। और इनकी संयुक्त धारा के साथ बंगाल की खाड़ी में गिरकर ये जो त्रिभुजाकार मैंने बनाया डेल्टा का निर्माण करती है और उसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। पिछली क्लास में हम सब ने मिलकर इसे देखने का प्रयास जरूर किए। अब जो हम देखने वाले हैं, सबसे ऊपर से आते हैं तो हमारी स्वर्ण रेखा नदी हो जाती है। स्वर्ण रेखा का उद्गम स्रोत की यदि बात करेंगे तो स्वर्ण रेखा नदी जो है ये जो है छोटा नागपुर पठार वर्तमान में झारखंड में है। तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और निकलने के बाद जो है ये जो है पश्चिम बंगाल की सीमा बनाते हुए प्रवेश कर जाती है उड़ीसा में। और उड़ीसा में जो है उड़ीसा के तट पर आकर जो है एक जो है सुंदर सा डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जहां पे जो है स्वर्ण रेखा डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो टोटल इसकी लंबाई हो जाती है 395 किलोमीटर। और कितने राज्य में बह रही है तो देखेंगे तो जो है यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और जो है उड़ीसा, ये 3 राज्यों से प्रवाहित हो रही है। और स्वर्ण रेखा नदी जो है ये हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे हमारी जो है उत्तर पूर्व की जो है ये नदी हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी, नीचे आएंगे तो ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी भी जो है वहीं से निकलती है जहां से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी जहां से निकलती है छोटा नागपुर पठार से, लेकिन ब्राह्मणी नदी जो है इसकी जो है 2 प्रमुख शाखा होती है प्यारे मित्र। इसकी एक शाखा का जो नाम रहता है देखेंगे तो इसकी एक शाखा जो होती है, इसकी एक शाखा होती है कोयल और दूसरी शाखा होती है सांक। ये हरे कलर से मैंने बनाया, इसको हम बोलते हैं कोयल, इसको हम क्या बोलते हैं, कोयल। और एक को हम क्या बोलते हैं, सांक बोलते हैं। एक हमारी जो है कोयल है और एक को हम क्या बोलते हैं, सांख बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड, इसको हम बोलते हैं कोयल और इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले को हम सांख बोलते हैं। तो कोयल और सांख की प्रमुख जो है संयुक्त धारा के साथ आगे बढ़ती है और दोनों जो है एक जगह पर मिल जाते हैं। उस जगह को क्या नाम है, गंगपुर। तो गंगपुर के समीप जो है कोयल और सांख नदी मिलकर जो है एक नदी का निर्माण करती है, उसका नाम वहां पे पड़ता है ब्राह्मणी। तो जो है कोयल और सांख गंगपुर के समीप मिलने के बाद जो है इसका नाम पड़ता है ब्राह्मणी। और ब्राह्मणी नदी झारखंड से होते हुए जो है ये सीधा प्रवेश कर जाती है उड़ीसा। और उड़ीसा में जो है यह नदी जो देखेंगे तो ये जो है जाकर आगे जाकर ब्राह्मणी नदी बैतरणी नदी में मिल जाती है और बैतरणी नदी में मिलकर जो है एक खूबसूरत सा डेल्टा का निर्माण करती है। और इसकी टोटल लंबाई की बात करेंगे तो इसकी टोटल लंबाई जो हो जाती है 705 किलोमीटर हो जाती है। तो 705 किलोमीटर की संयुक्त धारा के साथ जो है ये बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है अपनी जल को। इसके बाद बैतरणी नदी, बैतरणी नदी यहाँ पे एक खास जगह है जिसको बोलते हैं केवझर का पठार। तो केवझर के पठार यानी कि उड़ीसा में जो है एक केवझर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और जो है ये केवझर डिस्ट्रिक्ट से केवझर के पठार से निकलता है। और केवझर के पठार से निकलने के बाद जो है ये जो है उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती हुई जो है ये जो है बैतरणी नदी जो है देखेंगे तो बैतरणी नदी जो है हम जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है गिर कर एक डेल्टा का निर्माण कर लेती है। अब जो है इस वाले को हम क्या कर रहे हैं, बैतरणी नदी कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्यारे मित्र, तो अब हम लोग देखने वाले हैं वो महानदी को हम लोग देखने वाले हैं। महानदी की बात करेंगे। महानदी जो निकलती है वो कहां से निकलती है, मैं आपको बता दूं कि महानदी जो है वो निकलती है यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ में जगह है जिसको हम बोलते हैं सिहावा। छत्तीसगढ़ के कहां से निकलती है तो सिहावा से निकलती है। और छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलने के बाद जो है ये सीधा देख रहे हैं तो ये सीधा कहां प्रवेश कर जाती है तो माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ से जो है ये सीधा जो है उड़ीसा राज्य में प्रवेश कर जा रही है। उड़ीसा राज्य में जो है एक कटक शहर को होते हुए जो है आगे बढ़ती है और उड़ीसा के पारादीप के समीप जो है अपनी जाकर जल को विसर्जित करती है और एक सुंदर सा डेल्टा का निर्माण भी करती है। और इसकी टोटल लंबाई की यदि हम बात कर लेंगे तो महानदी की लंबाई जो है 851 किलोमीटर, किसी किसी बुक में आपको जो है 858 किलोमीटर भी मिलेंगे। और ये जो है महानदी पर जो है एक बांध बांधा गया है जिसको बोलते हैं हीराकुंड बांध। उसको क्या बोलते हैं, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध जो है ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। और इसकी यदि हम टोटल लंबाई की बात कर लेंगे तो हीराकुंड बांध की लंबाई हो जाती है
801 मीटर। कितनी हो जाती है प्यारे मित्र? 801 मीटर। और हीराकुंड बांध जो है वो किस राज्य में है, किस नदी पर है? तो मैं आपको बता दूं कि हीराकुंड बांध जो है, यहाँ पे आप देखेंगे तो हीराकुंड जो बांध है प्यारे मित्र वो किस नदी पर है? तो उड़ीसा में जो है महानदी पर निर्मित है। और उड़ीसा में महानदी पर निर्मित जो है ये जो है हीराकुंड बांध है और दुनिया का सबसे लंबा बांध है 4801 मीटर। इसकी सुविधा के लिए आप 4800 भी याद रख सकते हैं। और ये जो है उड़ीसा के संबलपुर जिले में, उड़ीसा के संबलपुर जिले में है और संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से, जिला से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। और ये जो है महानदी को जो है हम छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन में जो है एक धान की जो है प्रमुखता के आधार पर जो है हम इसे धान की डालियां भी कहते हैं। तो धान की डालियां किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। लेकिन जो है छत्तीसगढ़ में एक साल में 3 टर्म जो है धान की खेती होती है और वो होती है महानदी के बेसिन में होती है। और महानदी के बेसिन में होने के कारण छत्तीसगढ़ को धान की डालियां कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत है तो दोस्त कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। किस नदी की बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं गोदावरी नदी की। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी जो है ये कहां से निकलती है? तो एक यहाँ पे जो है छोटी सी पहाड़ी है जिसको बोलते हैं त्रयंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रयंबक। तो त्रयंबक नामक जो है पहाड़ी से निकलती है और ये जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में अवस्थित है। तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक नामक पहाड़ी से निकलती है और निकलने के कारण जो है महाराष्ट्र को होते हुए कर्नाटक और कर्नाटक को होते हुए तेलंगाना और तेलंगाना को होते हुए जो है ये आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचती है। और गोदावरी नदी जिला के समीप जो है एक जल को विसर्जित करते हुए बंगाल की खाड़ी में सुंदर वन ये जो है एक सुंदर सी जो है एक डेल्टा का निर्माण करती है और इसे गोदावरी नदी डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे मित्र जो है मैं बता दूं कि गोदावरी नदी को यहाँ पे जो है कई अन्य नाम से भी जाने जाते हैं। इसको देख लेंगे तो कई अन्य नाम इनकी क्या क्या है, जैसे देख लेंगे तो इनको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसके बाद जो है इसको हम क्या कहते हैं? बुढ़ी गंगा भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बुढ़ी गंगा भी कहा जाता है। यानी कि जो है इसकी कितनी नाम होगी प्यारे मित्र? तो इसके जो है गोदावरी को 3 अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा या बुढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। और आई होप आपको गोदावरी नदी के बारे में समझ में आ रहा होगा। हालांकि सहायक नदी की मैं बता दूं तो इनकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे मैं बता दूं वेन गंगा, पेन गंगा, इंद्रावती, मंजरा, वर्धा, इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये सभी जो है सबरी, इनकी जो है कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो कि सहायक नदी भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से ये नदी जो है किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अब हम चलेंगे टोटल लंबाई की बात करेंगे तो इसकी टोटल लंबाई जो हो जाती है 1465 किलोमीटर। और 1465 किलोमीटर होने के बाद जो है यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी भी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? गोदावरी नदी हो जाती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गोदावरी होगी। चलिए अब हम चले आते हैं सीधे कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? कृष्णा नदी की बात कर रहे हैं प्यारे मित्र। अब कृष्णा नदी की यदि बात करेंगे तो कृष्णा नदी की जो है वो प्रमुख धारा जो है हमारी कौन सी है? तो यहाँ पे प्रमुख धारा मैंने बनाया, तो इसको आप देखेंगे तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये वाली हमारी कौन सी नदी है? इसको हम बोलते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का जन्म स्थान जो है, उद्गम स्थल जो है देखेंगे तो जो है कहां पे है? तो महाबलेश्वर। ये कहां पे है प्यारे मित्र? तो जो है महाबलेश्वर। ये जो है महाबलेश्वर की चोटी से निकलती है। और महाबलेश्वर की चोटी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में जो है। और महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की चोटी से निकलती है और महाबलेश्वर की चोटी से निकलकर महाराष्ट्र को होते हुए कर्नाटक और कर्नाटक को हुए आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में अमरावती के पास जाकर जो है अमरावती शहर के समीप जाकर जो है ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरकर एक सुंदर सी डेल्टा का निर्माण करती है।
और जिसमें हम कृष्णा नदी की लंबाई की बात करेंगे तो कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है और इसे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बताया जाता है। कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है प्यारे मित्र। और दूसरी सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ जो है इसका जो है जल का विवाद 3 राज्यों के साथ है। एक जो है महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक और तीसरा आंध्र प्रदेश। 3 राज्य से होकर बह रही है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जो है आंध्र प्रदेश। तो इसका विवाद 3 राज्यों से है और 1957 से लेकर आज तक इसका जल का विवाद चले आ रहे हैं। अब तीनों राज्य आपस में लड़ते हैं। मैं बता दूं कि इसकी प्रमुख सहायक नदियां में देखेंगे तो इसकी जो है तुंगभद्रा, इसको हम क्या बोलते हैं, तुंगभद्रा, इसको हम क्या बोलते हैं, तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसकी जो है ए वाली हमारी जो है देखेंगे तो इसकी जो है भी प्रमुख सहायक नदी है। तो यानी कि जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां में यदि बात कर लेंगे तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन परीक्षा के आइकॉन से तुंगभद्रा इसकी सबसे प्रमुख काउंट होती है। इसके बाद हम चले आते हैं पेनार नदी। पेनार नदी की बात करेंगे प्यारे मित्र तो पेनार नदी जो है यहाँ पे कर्नाटक के जो है एक कोलार डिस्ट्रिक्ट में नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है और नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलकर जो है ये जो है आंध्र प्रदेश के तट पर जो है एक अपने जो है जल को विसर्जित कर देती है। और पेनार नदी भी जो है कृष्णा नदी के जो है जस्ट दक्षिण में जो है बंगाल की खाड़ी में गिरकर एक खूबसूरत डेल्टा का निर्माण कर लेती है। इसके बाद हम चले आते हैं कावेरी नदी, इसमें से सबसे प्रमुख है। कावेरी नदी जो है यहाँ से निकलती है, काले कलर से बनाया है, इसको हम बोलते हैं पुष्पगिरी। इसको क्या बोलते हैं, पुष्पगिरी। तो पुष्प की गिरी की चोटी से निकलती है और पुष्पगिरी चोटी से निकलने के क्रम में पुष्पगिरी को हम इसको ब्रह्मगिरी चोटी भी कहते हैं। तो पुष्पगिरी चोटी से निकलकर जो है ये कर्नाटक के पुष्पगिरी चोटी से निकलकर ये तमिलनाडु पहुंचती है और तमिलनाडु में जो है यह जो है तमिलनाडु के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरकर एक डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन मैं बता दूं कि कावेरी की यदि बात करेंगे तो कावेरी को हम क्या कहते हैं, इसको एक और भी नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिण की गंगा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा कहा जाता है प्यारे प्यारे मित्रों। इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं, किसको, कावेरी को। जस्ट मैंने बताया, कहेंगे कि सर आपने क्या बता रहे हैं कि गोदावरी को दक्षिण गंगा और जो है कावेरी को दक्षिण की गंगा, दोनों में अंतर है। यहाँ पे की फॉर कावेरी और यहाँ पे जो है आपको कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूं कि की फॉर कावेरी यानी कि दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं, क्योंकि जो है उत्तर भारत में गंगा को जितना पवित्र माना जाता है उतना ही पवित्र जो है कावेरी को माना जाता है। कावेरी नदी में जो है एक ऐसी दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें सालों भर पानी रहती है, क्योंकि जो है यहाँ पे हमारी कोरोमंडल तट है और कोरोमंडल तट पर आपने देखा था, हालांकि वो टॉपिक नहीं हुई है, लेकिन कोरोमंडल तट पर जो है यहाँ पे जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा से बारिश नहीं होती है, परंतु जब लौटती हुई मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून लौटती है तो बंगाल की खाड़ी से जो है इसको जल प्राप्त करती है और कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती है, जो कि आपके नवंबर और दिसंबर के महीने में बारिश होती है और जिसके कारण जो है यहाँ पे सालों भर जो है जल बना रहता है। और उत्तर भारत में जितना हम गंगा को पवित्र मानते हैं उतना ही पवित्र हम किसको मानते हैं, कावेरी को मानते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कावेरी की सबसे प्रमुख सहायक नदी में एक दो है, जैसे काबनी हो गया, भवानी हो गया, अमरावती हो गया, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम चलेंगे तो कावेरी नदी का विवाद भी जो है 3 राज्यों के साथ है, एक जो है कर्नाटक, एक केरल और जो है तमिलनाडु। इसका विवाद भी जो है 3 राज्यों के साथ है। हम चले आते हैं बैगई नदी। बैगई नदी यहाँ पे देखेंगे तो एक तमिलनाडु राज्य में ही जो है यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं वरुसनाथ की पहाड़ी। क्या बोलते हैं, वरुसनाथ की पहाड़ी। और वरुसनाथ की पहाड़ी से निकलती है और तमिलनाडु राज्य में ही जो है जाकर जो है ये जल की विसर्जित कर देती है। जहां पे विसर्जित करती है उस जगह का नाम रहता है पाक जल डमरू मध्य। और पाक जल डमरू मध्य में जो है अपने जल को विसर्जित करते हुए जो है एक सुंदर सा डेल्टा का निर्माण कर लेती है। इसके बाद हम देखने वाले हैं, 1 सेकेंड, लास्ट हमारी जो होने जा रही है वो हमारी है ताम्रपर्णी नदी।
ताम्रपर्णी नदी के बारे में प्यारे मित्रों मैं बता दूं कि ताम्रपर्णी नदी जो है ये तमिलनाडु के अगस्तमलाई पहाड़ी से निकलती है। अगस्तमलाई पहाड़ी से निकलकर तमिलनाडु राज्य में ही जो है ये जो है मन्नार की खाड़ी के समीप, मन्नार की खाड़ी में जो है जाकर जो है ये गिर जाती है और मन्नार की खाड़ी में गिरकर एक डेल्टा का निर्माण करती है। और दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे दक्षिण नदी हो गई। तो सबसे दक्षिण नदी कौन सी है? ताम्रपर्णी। कभी कभी इसका क्रम पूछा जाता है, इसलिए क्रम याद रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो है इसका जो है 10 गो नदी है। तो इन 10 का कभी कभी आपसे क्रम भी पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। ये उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जो है आपको क्या पूछ लिया जाएगा? क्रम पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप क्रम को भी ध्यान में रखेंगे। क्योंकि क्रम जो है सबसे उत्तर में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी, बैगी और ताम्रपर्णी नदी। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे और मैं आपको जो है 2 मिनट पैसेंस बने रखेंगे और मैं डेटा के साथ जो है आगे चलता हूं। तो अब जो है थोड़ी सी आप पैसेंस रखेंगे प्यारे मित्रों। यहां पे देखने वाले बात करने वाले हैं, देखेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में जो है हिमालयी अपवाह तंत्र से क्या है? पुराना है हमारा। ये नदियां जो है प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुका है और जो है ये जो है चौड़ा और उथला होने का प्रमाणित हमारा मिलता है। ये नदियां आधार तल को प्राप्त कर चुकी है और इनका ढाल जो है अत्यंत क्या है? मंद है। इसकी ढाल जो है प्यारे मित्र अत्यंत मंद है या फिर जो है प्रवणता है। पश्चिमी घाट जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और जो है प्रायद्वीपीय नदियां और अरब सागर में गिरने वाली जो है नदियों के बीच जो है क्या करता है? ये जल विभाजक का काम करती है। और जल विभाजक का काम कौन कर रही है? तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला कर रही है। इसके बाद हम चलेंगे प्यारे मित्र, आगे हम बढ़ेंगे तो अधिकतर जो है प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। प्रायद्वीप के जो है उत्तर भाग में जो है से निकलने वाली प्रमुख नदियां चंबल हो गई हमारी, चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई, सोन हो गई इत्यादि जो है गंगा नदी तंत्र का क्या है? हिस्सा है, अंग है। इसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों की जो है विशेषता में देखेंगे तो ये जो है सुनियोजित मार्ग में चलती है। ये क्या चलती है? सुनियोजित मार्ग में चलती है, विसर्प जो है नहीं करती है और विसर्प न करती है अर्थात जो है यह मार्ग नहीं बदलती है और ये जो है बाढ़ लाने के लिए कुख्यात नहीं है। ये नदियां क्या होती है? 12 मासी नदियां नहीं है, क्योंकि जो है यह नदी जो है वर्षा पर निर्भर होती है और ग्रीष्म काल में गर्मी के ऋतु में जो है ये क्या हो जाती है? सूख जाती है। ये नदियां भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और जो है तापी और एक हमारी और नदी है जिसको हम बोलते हैं दामोदर। क्या बोलते हैं? दामोदर। तो दामोदर यानी कि जो है 3 प्रमुख नदियां जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा, तापी और दामोदर जो है भारत के 3 नदियां ऐसे है जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अब हम आगे चलेंगे। मैं डेटा इसलिए दे रहा हूं ताकि आपके नोट्स बनाने में काफी मदद हो और जो है नोट्स बनाने में काफी मदद होगा तो नोट्स के माध्यम से जो है आप परीक्षा की रणनीति बहुत बेहतरीन तरीके से जो है कर सकते हैं। तो रणनीति बनाने के लिए जो है आपको नोट्स तो बनानी होगी प्यारे मित्रों, क्योंकि परीक्षा करीब आएगा तो कहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे, कहाँ से आप पढ़ाई करेंगे? बाजार में तो बहुत सारी किताबें हैं, बाजार में तो बहुत सारी जो है नोट्स पड़े हुए हैं, समझ में नहीं आता है। शुरू जो कंपटीशन में आते हैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, ऐसे करते करते जो है 2 साल 3 साल समय बीत जाते हैं, नहीं पता चलता है कि क्या करना है और पता चलता है कि कम समय में बेहतरीन रणनीति वाला लड़का जो है सेलेक्ट हो जाता है और मैं 2 साल 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, हमारा सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। तो कारण यही है कि आपका रणनीति बेहतर होनी चाहिए, नोट्स जो है आपको तो होनी ही चाहिए। अब जो है देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी, एक एक नदी पे थोड़ी सी जो है मैं चर्चा करूंगा। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल जो है बिहार में, उस समय बिहार में था, झारखंड के जो है छोटा नागपुर, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? बिहार नहीं बल्कि झारखंड। छोटा नागपुर पठार के जो है रांची के जो है दक्षिण पश्चिम से जो है निकलती है और इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर और अंत में जो है बंगाल की खाड़ी में जो है जा गिरती है। अगला हम देखेंगे, स्क्रीनशॉट करते चले जाएंगे। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी का निर्माण जो है कोयल और जो है
सांख नदियों के मिलने से होता है और इसका उद्गम जो है वहीं पे है जहां पे जो है स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। कोयल और सांख जो है दोनों नदी कहाँ मिलती है, तो गंगपुर के समीप मिलती है और जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो है ठीक जो है बैतरणी नदी में जो है ब्राह्मणी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। और ब्राह्मणी नदी की कुल लंबाई की यदि बात करेंगे तो 700 कितनी है, 5 किलोमीटर है। हो गया। इसके बाद हम चलेंगे प्यारे मित्र, अगला हमारा सवाल है, ये जो है हमारा बैतरणी नदी का उद्गम स्थल उड़ीसा के जो है केवंझर का पठार से होती है और बैतरणी नदी की कुल लंबाई की बात करेंगे तो जो है 333 किलोमीटर है। बैतरणी नदी की कुल लंबाई कितनी है, 333 किलोमीटर है। हम आगे चलेंगे प्यारे मित्र, महानदी, हमारी महानदी जो है एक अनुवर्ती नदी है, यानी कि जो है बहुत पुरानी नदी है, प्राचीन नदी है। ये अमरकंटक के पठार के जो है सिहावा नामक जो है स्थान से निकलती है और निकलने के क्रम में जो है ये उड़ीसा में बहती हुई अपना जल को जो है पारादीप यानी कि उड़ीसा के पारादीप के समीप जो है बंगाल की खाड़ी में जल को विसर्जित कर देती है। इसकी लंबाई की बात करेंगे, टोटल लंबाई बन जाती है 851 किलोमीटर। जल ग्रहण के अनुसार से देख लेंगे तो इसका जो है द्रोणी इतना क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके देखेंगे तो नौ संचालन को आगे देखेंगे तो नौ संचालन के लिए भी जो है ये प्रसिद्ध नदियां हैं। इसकी प्रमुख देखेंगे तो जो है सहायक नदी शिवनाथ है, इसके बाद हंसदेव है, मांड है, इसको हम डूब कहते हैं, डूब है, इसके बाईं ओर मिलती है और जबकि दाएं ओर पर जोंक जो है, लोंग और तेल इसकी दाएं तरफ पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। एक नोट्स में यहाँ पे देखेंगे प्यारे मित्र, विश्व का जो है सबसे जो है बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। विश्व का सबसे बड़ा बांध क्या है, हीराकुंड बांध है और यह जो है एक वृक्षाकार अपाह प्रतिरूप का जो भी उदाहरण है। और जो है देख लेंगे तो हीराकुंड की टोटल जो है लंबाई कितनी हो जाती है, वो कितनी हो जाती है 4800 जो है एक कितनी हो जाती है प्यारे मित्र 4800 इसकी कितनी हो जाती है 4800 जो है कितनी हो जाती है 1 मीटर इसकी जो है लंबाई हो जाती है। और उड़ीसा के किस जिले में है, तो ये संबलपुर में, कहाँ पे है, संबलपुर में है। तो यानी कि जो है संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये जो है इसके कारण जो है ये विश्व की सबसे संबलपुर जिले में है और टोटल लंबाई इसकी जो है कितनी 4801 किलोमीटर मीटर है। इसके बाद वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, मैं प्रतिरूप को नदी पढ़ाने के बाद बताऊंगा। बहुत सारे जो है प्रतिरूप होंगे जिसमें से मैं 5 से 6 जो है प्रतिरूप को शामिल करूंगा। जैसे कुछ वृत्ताकार होता है, कुछ अरीय होता है, कुछ समानांतर होता है। तो जो है एक वृक्ष के भांति होता है, इसलिए इसको वृक्षाकार कहा जाता है। जैसे नदी सहायक की सहायक, सहायक की सहायक, सहायक की सहायक नदियां भी होती है, तो ऐसे नदी को हम वृक्षाकार कहते हैं। हम अपवाह प्रतिरूप वाले में अलग से मैं बताऊंगा इसको। और 5 से 6 में लिखूंगा। गोदावरी नदी की बात करें, गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई जो है कितनी है 1465 किलोमीटर है। यह दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसे हम वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रयंबक नामक गांव की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने जो है में जल को क्या करती है, विसर्जित कर देती है। टोटल इसकी यदि हम सहायक नदी की बात करेंगे तो जो इसकी सहायक नदी पेन गंगा हो गया, इंद्रावती होगी, प्राणहिता, सबरी, वेन गंगा, वर्धा और जो है पूर्णा और मंजरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और राजमुंदरी ये जो है आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी के समीप जो है ये जो है बाद में बढ़कर जो है कई धाराओं में जो है बढ़ जाती है और एक जो है बृहद यानी कि एक बड़े डेल्टा का निर्माण भी कर लेती है। कुछ प्रमुख सहायक नदी को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम देखेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसका द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और जो है आंध्र प्रदेश राज्यों में है। इसका निर्माण कहां से, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर की चोटी से होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके बाद यदि इसकी बात कर लेंगे तो टोटल लंबाई कितनी हो जाती है 1400 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदी कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी और डिंडी, घाट प्रभा, माल प्रभा और पंचगंगा और दूध गंगा भी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसमें खास बात है कि इस नदी पर जो है श्रीशैलम और नागार्जुन जो बांध है किस राज्य में है, तो श्रीशैलम और नागार्जुन बांध जो है आंध्र प्रदेश में और एक अलमाटी बांध जो है वो किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में। तो इस नदी पर 3 प्रमुख बांध बांधे गए हैं, एक श्रीशैलम नागार्जुन आंध्र प्रदेश में और अलमाटी बांध का है कर्नाटक राज्य में। तो हम नदी परियोजना पढ़ाएंगे जहां पे बांध की हम चर्चा करेंगे। खास बात है कि जो है इस नदी का जो है विवाद देखेंगे तो जो है जल का विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र 3 राज्यों में है और जो है कब से चले आ रहा है 1957 से लेकर अब तक जो है जल का विवाद चले आ रहा है। पेनार नदी का उद्गम जो है कर्नाटक के कोलार जिले में नंदी दुर्ग पहाड़ी से होता है और इसकी 2 शाखाएं हैं, एक उत्तरी पेनार और एक को हम क्या कहते हैं दक्षिणी पेनार के नाम से
जानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कूर्ग जिले में ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई जो कितनी है? 805 किलोमीटर है प्यारे मित्र। और जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियों की अपेक्षा जो है उतार चढ़ाव के साथ साथ जो है नदी लगभग जो है संपूर्ण जो है वर्ष भर ये जो है बहती है। तो संपूर्ण वर्ष भर बढ़ने के कारण मैंने बताया कि जो है ये जो है दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो है जो कि कावेरी नदी में सालों भर जल मिलती है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको दिए हुए, क्योंकि जो है देखेंगे इसके जो है ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है बारिश होती है और निम्न क्षेत्र यानी निचली क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी मानसून जो है से जो है वर्षा प्राप्त होती है। और इस नदी दुरोणी का जो है 3% भाग केरल और 41% भाग जो है कर्नाटक और शेष जो है आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में पड़ता है। सहायक नदी की बात करेंगे तो जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी काबिनी है, भवानी है, हेमावती है, लोकपावनी है, सिसमा है, सिमसा है और जो है सुवर्णवती है और जो है अमरावती इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो प्रमुख सहायक नदियां कभी कभी आपसे सवाल पूछे लिए जाते हैं, इसलिए प्रमुख सहायक नदियों को जो भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे हम चलते हैं प्यारे मित्र। हमारा बैगी नदी, बैगी नदी मदुरै जिले के जो है बरूशनाथ पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकल रही है? तो बरूशनाथ, ये जो है बरूशनाथ पहाड़ी से निकलती है और ये जो है पाक जल डमरू मध्य में जो है जाकर समाहित हो जाती है, अपने जल को विसर्जित कर देती है। इसके बाद लास्ट नदी हम लोग देखेंगे, वो लास्ट नदी हमारी क्या होने वाली है? ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी का उद्गम जो है पश्चिमी घाट के जो है अगस्तमलाई ढाल से होती है और ये नदी जो है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले से शुरू होकर जो है समाप्त भी यहीं हो जाती है। और यह नदी जो है कहा? मनार की खाड़ी में जो जाकर गिर जाती है और गिर कर डेल्टा का निर्माण कर लेती है। आई होप जो है नदी वाले टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे प्यारे मित्र। चलिए मैं आपको बता दूं कि जो है आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन कैसे मिलेगा प्यारे मित्र? तो सिलेक्शन पाने के लिए तो आपको मेहनत करना होगा। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन को आपने जानते होंगे, जो कि बिजली का बल्ब का आविष्कार किया था, उसने जब क्रेडिट की बात आई थी तो क्रेडिट सबसे जानते हैं किसको दिया था उन्होंने? 100 में 99% क्रेडिट उनका संघर्ष का था और 1% प्रेरणा की थी। तो जीवन में प्रेरणा जरूरी है, परंतु ये मैं नहीं कहता हूं कि प्रेरणा ही जो है 100% आपको सफलता दिला सकता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मोटिवेशनल स्पीच को सुनकर, मोटिवेशनल बातों को सुनकर जो है वो जो है आप प्रेरित होते हैं, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं तो इस युग में आप सबसे अंतिम पौधान पे हैं। क्योंकि प्रेरणा आपके खुद से होनी चाहिए, दूसरी की बातों से नहीं, दूसरी के कामों से नहीं, दूसरी की भाषण से नहीं। प्रेरणा अंदर की जो है उबाल में होनी चाहिए, खून में होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए, जज्बा में होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए आपके अंदर। यदि माँ बाप के यदि कष्ट आपकी आंखों में दिखता है तो समझिए कि आपकी किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं है। वो माता पिता की जो है कष्ट को देखकर प्यारे मित्र आप समझ सकते हैं कि जो है हमें किसी की प्रेरणा की जरूरत नहीं है, हमें संघर्ष करने की जरूरत है। और वो संघर्ष जो है आप खुद एक दिन प्रेरणा बन जाएगा। आपका संघर्ष जो है खुद एक दिन प्रेरणा बन जाएगा। आप तो सोच लीजिए कि मुझे दूसरी की प्रेरणा से मुझे आगे बढ़ना है कि हमारी संघर्ष को हमें एक दिन प्रेरणा बनाना है। तो अपनी संघर्ष को जो है दूसरों के लिए प्रेरणा बनाइए और जो है लगातार मेहनत कीजिए दोस्त, और जो है लगातार मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। भारत सरकार, बिहार सरकार, सभी स्टेट सरकार की जो है लगातार बहाली आ रही है, उसमें आपकी एक सीट सुनिश्चित होगी। और विगत 3 दिनों में जो है आपका वीडियो नहीं आया उसके लिए खेद है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो है और मैं कोशिश करूंगा कि जो है आपकी वीडियो लगातार होता चला जाए और जो है चैनल पर जो है अपलोड होता चला जाए प्यारे मित्रों। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, लेकिन एक बात बता रहा हूं प्यारे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रखना जरूर सोचिए। क्योंकि आपके एक लाइक से, एक कमेंट से, एक सब्सक्राइब से हमें जो है ऊर्जा मिलती है और हमारी ऊर्जा आप है, हमारी ऊर्जा आप हैं मित्र, आप हैं दोस्त, आप हैं बच्चे, हमारी ऊर्जा आप हैं। यदि आप लाइक, कमेंट्स और जो है सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अपनी बातों को कमेंट सेक्शन में नहीं रखिएगा, अपनी बातों को प्रतिक्रिया नहीं दीजिएगा,
तो हम कैसे समझेंगे कि आप देख रहे हैं वीडियो को? तो आप अपनी बातों को कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए, ताकि रखिएगा तो हमारी जो है पॉजिटिव होगी, और हम पॉजिटिव होंगे तो आपके लिए जो है मैं संघर्ष पूरी तरह से जो करूंगा। हालांकि जो है बीच में हमारे स्वास्थ्य खराब हो गई थी, इसके वजह से आपका बंद रह गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले लेक्चर के साथ जो है। लव यू दोस्तों, लव यू, थैंक यू।